नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक ज्यादा शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि ये मामला चौड़ाई थाना क्षेत्र के सेहमा पंचायत के छक्कन टोला की बताई जा रही है, जहां पर जगदीश दास की संदिग्ध मौत हुई है। मृतक समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के हनुमान नगर वार्ड नंबर 11 के रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही है। पुलिस ने मौके से महुआ शराब को भी बरामद किया है और इस संबंध में पुलिस कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रही है। वो जो शराब बेच रहा था ना, वही आया बोलने के लिए, तेरा पापा वहाँ पी के पर आया, जा उठा के ले आ। हाँ, तो हम लोग गए तो वो वहाँ पे था नहीं, वो जो बोल के गया। तो हम लोग गए, देखे सांस उस कुछ नहीं चल रहा था, लुढ़क गया। फिर हम लोग रोने पीटने लग गए। फिर अगल बगल का आदमी जुटा तो सर को फोन किया, सर आया, फिर यहाँ पर आए। बरामद किया होगा, पन्नी में शायद शराब था, कोई चीज था, वो बरामद किया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से मृत्यु हुई है। परिजनों का भी यही कहना है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से मृत्यु हो गई है। समस्तीपुर का रहने वाला है जगदीश दास, जिसकी मृत्यु हुई है। हालांकि पुलिस कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर रही है। किशनगंज में बीएसएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा बाड़ काट रहे एक बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया। बीएसएफ के जवानों ने 3 गांव में 6 से 7 बांग्लादेशी तस्करों को राष्ट्रीय सुरक्षा बाड़ को तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा। बीएसएफ के जवानों ने तस्करों को चुनौती दी, लेकिन तस्करों ने, आपको बता दें, कि चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बाद सैनिकों ने एक स्टन ग्रेनेड फेंका है और इसके बाद तस्करों ने बीएसएफ के जवानों पर तेजधार हथियार से हमला भी कर दिया। हथियार छीनने की भी कोशिश की। फिर बीएसएफ जवान की फायरिंग में एक तस्कर मारा गया। बाकी तस्कर मौके से फरार हो गए। तलाशी के दौरान जवानों ने 2 तेजधार वाले हथियार, एक बाड़ कटर, एक मोबाइल और बांग्लादेशी कैश बरामद किए गए हैं। मारे गए तस्कर की पहचान मोहम्मद राजू के तौर पर की गई है, जो कि बांग्लादेश के ठाकुर गांव का रहने वाला था। मोहम्मद राजू हिस्ट्री सीटर था और सीमा पार तस्करी और बाड़ उल्लंघन के मामलों में शामिल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ, ये मुद्दा सालों से झारखंड की सियासी गलियारों में भी गूंजता रहा है। चुनावी मौसम आते ही इस मुद्दे का शोर हर ओर सुनाई देने लगता है। एक बार फिर घुसपैठ पर नई बहस छिड़ चुकी है, लेकिन इस बार झारखंड हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है और न सिर्फ मुद्दे को उठाया है, बल्कि प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए कड़ी टिप्पणी भी की। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई झारखंड के लिए घुसपैठ नासूर बन रहा है? इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में घुसपैठ पर गरमाई सियासत, बदल रही डेमोग्राफी, बॉर्डर इलाकों में आफत। क्या जिहाद लैंड बन रहा संथाल परगना? झारखंड में चुनावी मौसम के बीच घुसपैठ के मुद्दे ने सियासी फिजा की तपिश को बढ़ा दिया है। अब तक जो मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा, उस पर हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने साबित कर दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के जरिए एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। हाईकोर्ट ने साथ ही देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ के उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा वो अपने क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने का काम करें। हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश पर रोक लगाना जरूरी है। विदेशी घुसपैठ किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 5 वर्षों से इस मुद्दे को उठाते रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए, जैसे बंगाल में एक अलग बांग्लादेश बनाने को आतुर हैं, वैसे ही झारखंड में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना घुसपैठ किया है। किस तरह से हमारे सीमांत क्षेत्रों में
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जड़ जमाए बैठे हैं। झारखंड जो कि जनजाति समाज के लिए बना था, अब वो जिहादी समाज के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लाख प्रयास के बावजूद हम इस राज्य को उन्मादी ताकतों के आगे नहीं बढ़ने देंगे। सियासत से इतर अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा है? जवाब है नहीं। दरअसल संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में घुसपैठ करना बेहद आसान होता है। घुसपैठिए न सिर्फ घुसपैठ करते हैं बल्कि शादी कर अपना कुनबा भी यहाँ बढ़ाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में आदिवासियों के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी है। अब एक नजर आंकड़ों पर। साल 2001 की जनगणना में साहिबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इनमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। 2011 की जनगणना यानी कि ठीक 10 साल बाद साहिबगंज की कुल आबादी 11,50,000 के आसपास पहुंच गई। इनमें मुस्लिम आबादी 3,08,000 हो गई, जो 1/3 से थोड़ा ही कम है। पाकुड़ की हालत तो और ज्यादा बदतर है। 2011 में पाकुड़ जिले की कुल आबादी 9 लाख थी, जिनमें 3,23,000 मुसलमान थे, जबकि 10 साल पहले यानी 2001 में पाकुड़ में मुस्लिम आबादी सिर्फ 2,32,000 थी। आंकड़ों को देख ये कहना मुश्किल नहीं कि घुसपैठ झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसी समस्या जिसे अगर अभी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये देश के लिए एक नासूर बन सकता है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा, निरंजन कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और गुमला से बड़ी खबर, नक्सलियों की साजिश नाकाम की गई। आपको बता दें कि भाकपा माओवादी की ओर से लगाया गया 35 केन बम बरामद हुआ। कुरुमगढ़ के मरवा हिरनाखाड़ में केन बम मिला। पुलिस और जगुआर टीम ने डिफ्यूज किया बमों को। इलाके में और बम होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। तो नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई है। 35 केन बम बरामद किए गए हैं। बता दें गुमला से ये जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों ने जाल बिछाया और बता दें आपको कि केन बम रखे गए थे कई जगहों पर। हालांकि नक्सलियों के साजिश को नाकाम कर दिया है पुलिस बल ने। बता दें आपको 35 केन बरामद किया गया, उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। कुरुमगढ़ के मरवा हिरनाखाड़ में केन बम मिला है। पुलिस और जगवान टीम ने डिफ्यूज कर दिया है बमों को। इलाके में और भी बम होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में हालांकि सुरक्षा बल का सर्च अभियान अभी जारी है। कहा यह जा रहा है कि कुछ और बम हो सकते हैं, उसके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 35 केन बम जो है वो बरामद किए गए, उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पुलिस और जगुआर टीम ने बमों को डिफ्यूज किया है। हालांकि सुरक्षा बल अभी भी वहां पर मौजूद हैं, सर्च अभियान चला रहे हैं। और भी जो बम होने की वहां पर आशंका है तो उसको देखते हुए सर्च अभियान चलाया गया है। जगह जगह पुलिस की टीम, जगुआर टीम बमों को ढूंढने में लगी हुई है। तो नापाक साजिश नक्सलियों के नाकाम हो चुके हैं। 35 केन बम पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। बता दें आपको कि नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। अब जो केन बम थे वो बरामद कर लिए गए हैं। 35 केन बम बरामद किए हैं। हालांकि इलाके में और बम होने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, देखिए 35 केन बम को बरामद किया गया, उसे डिफ्यूज किया गया है। अभी भी सुरक्षा बल जो यहाँ पर तैनात है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। थाना क्षेत्र कच्चा रास्ता पड़ता है। रुपेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा बल अभी भी तैनात हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रहे हैं। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें कि हाथरस पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तारी की है। दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस ने मधुकर पर रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। हादसे के बाद से मधुकर फरार चल रहा था। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश मधुकर, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली के उत्तम नगर से। तो ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली है हाथरस हादसे से जुड़े मामले में। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी जो कि आयोजक था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बताते चले आपको, हाथरस पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तारी की है। दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तारी हुई है मधुकर की। आपको बता दें कि मधुकर मुख्य आयोजक था उस कार्यक्रम का। और ये भी आपको बता दें कि पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। हादसे के बाद से ही मधुकर फरार चल रहा था, लेकिन लगातार पुलिस की टीम जुटी हुई थी और पुलिस के मुखबिर भी लगातार सूचनाएं पुलिस को दे रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर, जो कि सत्संग का मुख्य आयोजक था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली के उत्तम नगर से। आपको बता दें कि पुलिस की ये बड़ी सफलता है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि सत्संग के जो मुख्य आयोजक थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। टेंडर कमीशन मामले में ईडी का एक्शन जारी है। संजीव लाल, उनकी पत्नी और जहांगीर की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बता दें आपको कि 4 करोड़ 42 लाख की संपत्ति जब्त होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास ये मामला गया और आपको बता दें कि एजुकेटिंग अथॉरिटी फैसले के बाद संपत्ति जो है वो जब्त हो जाएगी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव थे संजीव लाल। 6 मई को जहांगीर आलम के साथ हुए थे गिरफ्तार। टेंडर कमीशन से करोड़ों की अवैध कमाई का इन पर आरोप है और ऐसे में अब बता दें कि जो मामला है एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया है और अब उनकी जो संपत्ति है वो भी जब्त की जाएगी। तो ईडी के एक्शन की टाइमलाइन देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम के पास संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर के घर ईडी की छापेमारी हुई 6 तारीख को। 7 मई को फिर क्या हुआ, ठेकेदार राजीव सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के घर पर भी छापेमारी की गई। ईडी ने छापेमारी की राजीव सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के घर पर। इसके बाद देखिए 8 तारीख की बात करें, 8 मई की, तो ग्रामीण विकास विभाग में संजीव लाल के दफ्तर में छापेमारी हुई। तो पहले 6, फिर 7, फिर 8 मई को ये कार्रवाई की गई ग्रामीण विकास विभाग के घर छापेमारी। और देखिए संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से इसके बाद पूछताछ हुई 9 तारीख को। 9 मई की ये बात है। तो ईडी ने क्या कुछ एक्शन लिया और उस एक्शन की टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। 10 मई की अगर बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल सस्पेंड कर दिए गए। बिहार में मॉनसून का असर अब दिखने लगा है। पटना सहित 11 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने किशनगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज शनिवार के दिन भी राजधानी पटना में सुबह से ही बारिश हो रही है। दरअसल मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज भी यानी शनिवार को भी राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश होगी। उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसके अलावा 11 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को पटना समेत पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दर्ज की गई है। राजधानी के साथ ही 30 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 34.7 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और बारिश होती रहेगी। हालांकि 7 और 8 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में बारिश के आसार कम हैं। निश्चित तौर पर बारिश होने से मौसम जो है वो खुशगवार है और गर्मी से तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिली ही है। आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश होगी और दिन भर मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सिवान में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम सुहाना हो चुका है जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों में खुशी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। ऐसे में
विगत 3 दिनों से सिवान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम पूरी तरह से सुहाना हुआ है। तो वहीं सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान शहर की है, जहां आसमान में काले काले बादल के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही है। सिवान जिला के विभिन्न प्रखंडों में कभी मूसलाधार बारिश तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में जो मौसम है पूरी तरह सुहाना हुआ है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम बहुत सुहाना है। अभी कोचिंग भी आने में अब ठीक लग रहा है। पहले बहुत घाम होता था, जाने में बहुत मतलब गर्मी से परेशान रहते थे, लेकिन अभी ठीक अच्छा लग रहा है। थोड़ा बारिश आ रहा है तो ठीक है, लेकिन पानी लग जा रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये सिवान के छात्र से बिल्कुल मौसम पूरी तरह से सुहाना हुआ है, क्योंकि विगत कुछ दिनों से सिवान के लोग उमस भरी गर्मी से काफी परेशान थे। ऐसे में सिवान में हो रहे बारिश से लोगों को राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। कैमूर में बात करें अगर बेतिया की, तो देखिए बेतिया के नगर निगम के वार्ड 38 में जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क पर जल जमाव के कारण आवागमन पर काफी असर पड़ रहा है। स्कूली बच्चे पानी को पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। वार्ड 38 के बाभन टोला के लोगों ने जल जमाव को लेकर नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोश दिखाया है। आपको बता दें कि कई बार सड़क से गुजरने वाले लोग इस जल जमाव में गिरकर जख्मी भी हुए हैं। था हम लोग कितना बार आवेदन दिए और सूचना दिए, तो बाद में एक बार आया 8 दिन पहले और सफाई करके चला गया। उसके बाद से आज तक कचरा उठा नहीं है। 8 दिन हो गया। पानी का क्या समस्या? पानी तो कितना ही से है रोड पर। हाँ, रोड पर पानी क्या दिक्कत होता है? नाली नहीं है, रोड बना नहीं है, यहाँ गड्ढा है रोड में। यहाँ विगत कई सालों से पानी का जल जमाव लगातार हो रहा है और यहाँ के वार्ड पार्षद को भी कितना बार अवगत कराया गया है, लेकिन वो सुन करके और अनसुना कर देते हैं। बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जंग तेज है। एनडीए और महागठबंधन फिर आमने सामने है। सीएम नीतीश कुमार की आज चुनावी सभा होने वाली है। सीएम चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल के लिए वोट मांगेंगे। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इसको लेकर के तैयारियां तेज है। आपको बताते चलें, जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल के लिए नीतीश कुमार वोट मांगेंगे और इसके लिए सीएम चुनावी सभा करने वाले हैं। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रुपौली विधानसभा को लेकर के तैयारियां तेज है। आपको बता दें, सीएम चुनावी सभा करने वाले हैं। अब एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है।